हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर, जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत शासन अधिनियम 1919 और द्वैध शासन प्रणाली। तो हम पिछले वीडियो में हम द्वैध शासन प्रणाली के उद्देश्य पर की बात कर रहे थे, उसके क्रियान्वयन की बात कर रहे थे। मगर जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो बहुत हद तक सफल नहीं हो पाई, और उसकी असफलता पर का जो एक कारण था कि उसके उत्तरदायित्व में काफ़ी हद तक कमियां थी। जैसे कि एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था की दो अलग अलग प्रकृति और उसकी शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में एक गतिरोध और विरोध की स्थिति जो थी वो उत्पन्न हो गई थी। उसमें एकता नहीं थी, जो शासन के अंग थे उनमें एकता नहीं थी। इसलिए जो पारस्परिक निर्भरता और सहयोग की जो प्रक्रिया थी वो उसमें शामिल नहीं थी। इसलिए जो द्वैध शासन की जो एक योजना थी वो राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के मौलिक विचारों के विरुद्ध थी। उदाहरण के लिए जैसे पंजाब में सिख गुरुद्वारा आंदोलन की स्थिति का सामना शांति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सदस्य द्वारा ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता था, जब तक कि धार्मिक कोष से संबंधित मंत्री द्वारा आवश्यक व्यवस्थापन नहीं कर दिया जाए। तो इसी प्रकार से द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो एक प्रकार से वर्ण संकर की व्यवस्था जो थी वो द्वैध शासन एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था थी जो कभी सफल नहीं हो सकती, है ना। और विषयों का जो विभाजन था वो भी बहुत अधिक तर्कपूर्ण नहीं था, क्योंकि उनका कोई व्यवहारिक जो उनकी उपयोगिता थी वो नहीं थी। इसके अतिरिक्त जो परिषद के सदस्य और मंत्री उनमें आवश्यक सहयोग का अभाव था। फिर गवर्नर की जो शक्तियां थी उत्तरदायी शासन में, वो शक्तियां स्वेच्छाचारी शक्तियों के रूप में ही स्थापित रही, है ना। और गवर्नर जो थे वो उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए, हस्तांतरित विषयों की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि जो गवर्नर है वो वैधानिक प्रधान रहे। लेकिन यहाँ पर जो वैधानिकता थी उसका अभाव था, और इस एक्ट के द्वारा मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की जो शक्ति थी वो प्रदान की गई थी। फिर जो हस्तांतरित विषय थे उनको जो रक्षित और हस्तांतरित विषय थे उनको दो भागों में जो विभाजित किया गया था, लेकिन उनकी कोई अलग अलग वित्तीय प्रावधान उनका नहीं रखा गया था। इसलिए भी एक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। फिर उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि विभाग के स्थायी जो पदाधिकारी हैं वो पूर्णतया संबंधित मंत्री के अधीन हों। लेकिन इस द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति को या प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया था। मंत्रियों के जो अधीनस्थ थे वो विभागों के जो स्थायी प्रमुख होते थे उनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा या ICS के सदस्य होते थे, और इस एक्ट के अधीन उन सेवाओं के अधिकारों की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य माना गया था। तो व्यवहार में जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी। फिर इस शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था, है ना। दलीय क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को किसी दलीय आधार पर नियुक्ति नहीं कर रहा था, इसलिए मंत्री एक ही दल के न होते थे, तथा इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था। एक टीम स्पिरिट उनके बीच में नहीं थी। फिर उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए ज़रूरी होता है कि विधान परिषदों में संगठित दलों का होना आवश्यक है, ज़रूरी होता है।
लेकिन इन परिषदों में संगठित दलों की स्थापना की जो संभावना थी वो नहीं थी। तो प्रांतों में जो विधान परिषदें बनाई गई थी उनका ढांचा भी बहुत अधिक सही नहीं था। फिर द्वैध शासन प्रणाली की कुछ असफलता के कुछ कारण थे जिनमें कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जैसे जिन्होंने इस सुधार के क्रम को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया। फिर द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो उस संदर्भ में जो राजनीतिक वातावरण था या जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रक्रिया चल रही थी उस समय, उसमें कई सारे जो ऐसे दमनकारी परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई, क्योंकि जलियांवाला बाग कांड, खिलाफत आंदोलन और जो कानून का जो दमनात्मक प्रक्रिया थी, है ना, उसको उन सबको लेकर के ब्रिटिश सरकार के प्रति एक संदेह और अविश्वास की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे भारतीयों में एक उदासीनता का भाव था। और उस समय आर्थिक परिस्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि 1920 में वर्षा न होने के कारण से फसलें नहीं हो पाई थी, इसलिए भारतीय बाज़ारों में मंदी आ गई थी। और इस तरह से खराब स्थितियों में प्रांतों को केंद्र के द्वारा जो अनुदान दिया जाना था वो भी नहीं मिला। तो द्वैध शासन की जो सफलता थी वो वित्तीय परिस्थितियों पर निर्भर कर रही थी, जो कि पूर्ण रूप से असफल हुई। अब इस व्यवस्था की जो असफलता थी वो बहुत अधिक सीमा तक कांग्रेस और लीग के असहयोगात्मक रुख के कारण भी हुई। द्वैध शासन के 16 वर्षों में कांग्रेस और लीग की दृष्टि प्रशासकीय सुधारों पर नहीं थी, बल्कि देश की स्वतंत्रता और देश के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्ष में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना था। तो फिर जो द्वैध शासन प्रणाली में एक असफलता का सबसे बड़ा कारण था जो नौकरशाही थी, उसके प्रति जो दृष्टिकोण था वो असंतोष को जन्म देता है, क्योंकि नौकरशाही में जो कार्यों के द्वारा एक सुधार की जो प्रक्रिया थी उसको नहीं अपनाया गया था। फिर मॉन्टेग्यू जो थे, जब तक ब्रिटिश सरकार में भारत मंत्री के पद पर रहे, सुधारों की तरफ ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण सामान्यतः ठीक ठाक था, लेकिन इंग्लैंड में जैसे ही अनुदार दल की सरकार बनी और तब अनुदार दल के सदस्य पद पर आ गए, तो इन सुधारों की तरफ ब्रिटिश सरकार का जो दृष्टिकोण था वो बदल गया। इसलिए यह जो इस संदर्भ में प्रोफेसर कूपलैंड ने भी कहा है कि द्वैध शासन अपने रचयिताओं के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा। यह भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका। लेकिन फिर भी इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को एक बड़े लार्ज स्केल पर एक मताधिकार का प्रदान किया गया, जिससे भारतीयों में एक जागरूकता आनी स्वाभाविक थी। और इस एक्ट के द्वारा चुनावों ने भारतीयों में सार्वजनिक जीवन के प्रति जो एक जो रुचि थी वो उत्पन्न हुई, और इस एक्ट ने महिलाओं को अधिकार दिया, है ना, और तो व्यवहार में स्त्री और पुरुषों को भी साथ साथ मत का अधिकार दिया गया। तो इसलिए भी द्वैध शासन प्रणाली जो थी उसका जो महत्व है, उसका एक मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है वो भी भारतीयों पर पड़ा। और द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप जो सार्वजनिक सेवाएं थीं उनके भारतीयकरण को भी प्रोत्साहन मिला। तो इसलिए सारे दोषों के बावजूद, क्योंकि जो जितने भी सुधार कार्यक्रम थे, है ना, उन सब में जो लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं पूर्ण स्वराज का था। थैंक यू।